नमस्ते सभी को। नमस्कार। सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि वो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का जो सर्वर पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए ये दिक्कत हो गई। 11 बजे का सेशन अभी फिलहाल 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। अ, 10 मिनट 15 तक अभी हुए। 12 बजकर 7 मिनट, हम 12 बजकर 10 मिनट होने के बाद स्टार्ट करेंगे। नमस्कार अपूर्वा जी, नमस्कार नेहा जी। वो सर्वर पर प्रॉब्लम होने की वजह से सभी प्रॉब्लम हो गया था। 12 बजकर 10 मिनट तक हम। नमस्कार अभिषेक। सेशन के बारे में मेरे मेरी आवाज सुनाई दे रही सबको? प्लीज कमेंट करके बताइए। नमस्कार श्लोक। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है क्या? शायद से। हाँ, 12 बजकर 10 मिनट हो गए हैं क्योंकि सेशन का पहले ही ज्यादा टाइम होने की वजह से थोड़ा कम टाइम मिलेगा। आप तो हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सभी को। मैं विवेक संजय सोनवणे, नासिक, महाराष्ट्र के नासिक ग्रामीण प्रांत से आता हूँ। तो आज का जो हमारा विषय है, उससे पहले मैं एक स्पष्टता करने को जा रहा हूँ सभी को, क्योंकि पूरे भारत से। अच्छा, आवाज सुनाई दे रही है अपूर्वा जी? ठीक है। पूरे भारत से यहाँ पर जो पर्यावरण के एक्टिविस्ट ज्वाइन है, हमको सब सारे रिलेटिव, सारे जो दोस्त थे वो सारे ज्वाइन है। एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भारत के सबसे बीच वाले हिस्से में रहता हूँ। मतलब महाराष्ट्र जो है ऊपर उसके नॉर्थ है, मतलब उत्तर भारत है, और नीचे दक्षिण भारत। और इस सभी बातों में हमारा महाराष्ट्र, हमारा नासिक जिला यहाँ पर आता है, जो सबसे बीच में आता है देश के। इसलिए लैंग्वेज की जो हमारी डाइवर्सिटी, हमारा देश पहले से ही पूरा डाइवर्सिफाइड है, वैसे ही लैंग्वेज में भी उसमें विविधता है। तो हम पूरी हिंदी भी नहीं बात कर सकते, पूरी इंग्लिश भी नहीं बोल सकते साउथ की, और ना ही नॉर्थ की पूरी हिंदी में बात कर सकते। मराठी जो लोग होते हैं, महाराष्ट्रियन पीपल्स, उनकी यही दिक्कत होती है, वो हिंदी अच्छे से बोल नहीं पाते। तो आप सभी मेरी हिंदी से सहज हो पाएंगे, ऐसा मैं ऐसी आशा करता हूँ, और आज का सेशन फिर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सभी को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में आज देवशयनी एकादशी मनाई जाती है।
महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान श्री विट्ठल जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है, उनके लिए यह त्योहार बहुत बड़े धामधूम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा संप्रदाय वारकरी संप्रदाय, जहां से ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज हुए थे, वो सब उस वक्त से लगभग 1100 मतलब अभी 800-900 सालों से अखंडित ये जो वारी परंपरा है वो स्टार्ट है। इसका पर्यावरण से भी कहीं ना कहीं कुछ तो रिलेशन होता है, ये भी मैं बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो आषाढ़ी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो इको संडे का हमारा सत्र का जो विषय है वो भारतीय दृष्टि से पर्यावरण, मतलब पर्यावरण जो पूरा अब वैश्विक विषय बन चुका है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट हो चुका है, तो भारत की दृष्टि से वो पर्यावरण आखिर क्या है, भारत उस पर्यावरण को, पर्यावरण संवर्धन को कैसी तरह से देखता है, किस नजर से देखता है, ये बात हमको आज डिस्कस करनी है। तो ये एक्चुअली इंटरव्यू सेशन था, लेकिन बाद में बताया गया कि एक सेशन की तौर पर चलेगा, तो वन साइडेड सेशन की तौर पर चलेगा। बाद में आपके क्वेश्चंस भी लूंगा मैं। तो ये जो आज का उत्सव है आषाढ़ी एकादशी का, तो भगवान पांडुरंग मतलब भगवान श्री कृष्ण का और पर्यावरण का क्या संबंध है, इस बात पर हम अगर विचार करें तो सबसे पहले हमें तुलसी मैया याद आती है। हम तुलसी को माता कहते हैं। आज हर जगह भगवान को तुलसी चढ़ाने का कुछ अलग ही महत्व होता है। तो ये तुलसी जो है पर्यावरण की सबसे मूलभूत, मतलब सबसे फंडामेंटल एक सब्सटेंस है जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का। इंडिया की व्यू से अगर देखा जाए तो हर घरों में, ग्रामीण भारत में आज भी देखने को मिलता है, शहरी भारत में भी, कि सभी जगह तुलसी का पौधा होता है आंगन में। तुलसी को हम माता कहते हैं, इसलिए परंपरा से हमारी वो परंपरा रही है कि तुलसी की पूजा करें। लेकिन वो पूजा क्यों करें, तो मैं एक अनुभव यहाँ पे या फिर हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो सोचा था, इसके पीछे का जो साइंस है वो यहाँ पर बताना चाहूंगा। क्योंकि तुलसी का जो पौधा आंगन में होता है तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। वो क्या है, तो जब भी हम तुलसी क्यों होती है, क्योंकि हमारी जो माता भगिनी है वो तुलसी की पूजा करती है सुबह सुबह। वो पूरे भारत में यही होता है कि तुलसी को सुबह पानी डाला जाए। जो हमारा पुरुष वर्ग है, मतलब जो आदमी होते हैं, वो तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते, लेकिन वो जो हमारे महाराष्ट्र में उसको मंजुला बोलते हैं, वो तुलसी के मतलब उसको कट करते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ा लॉजिक है, वो मैं आज बताना चाहूंगा यहाँ पर। क्योंकि लगभग जो तुलसी का जो पौधा होता है, मतलब जो वो वृंदावन कहते हैं जिसको, तुलसी वृंदावन, उसका उस वक्त वैदिक काल में जो फिक्स किया गया था, उसका व्यास मतलब उसकी डायमीटर, उसकी रेडियस और डायमीटर, तो वो 10 फीट की थी। 10 फीट की रेडियस से तुलसी का पौधा वहां पर बनाया जाता था। तो ये 10 फीट की ही क्यों थी, और तुलसी को कितनी प्रदक्षिणा महिलाओं ने करनी चाहिए, ये बात भी पहले से ही तय थी। तो एक्चुअली 108 प्रदक्षिणा 10 फीट के रेडियस में, उसके व्यास में वो करना चाहिए, डायमीटर में। तो ऐसा करने से क्या होगा कि 108 प्रदक्षिणा तुलसी को मारने के बाद लगभग 1 किलोमीटर जितना अंतर हो जाता है वो। मतलब अगर हम 108 बार 10 फीट में राउंड ऐसा तुलसी को अगर प्रदक्षिणा करें तो वो 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। पहले महिलाएं ये सुबह सुबह करती थी। आज भी कई जगह ग्रामीण भारत में हमें देखने को मिलता है कि हमारी माता भगिनी सबसे पहले उठती है और तुलसी की पूजा करती है, वृंदावन की पूजा करती। तो ये जो बात है ये उस वक्त होती थी। तो महिलाओं को कहीं बाहर जाने की दिक्कत, मतलब वो कोई समस्या ही नहीं थी। वो बस घर के बाहर आती थी, तुलसी को पानी डालती थी और 108 बार घूमती थी। तो 1 किलोमीटर का पूरा अंतर तय हो जाता था। ये भी क्यों करना था, क्योंकि जब महिलाओं का काम पहले तो सिर्फ रसोई घर में होता था। वो जो लकड़ी जलाने से वहां पर कार्बन का जो क्रिएशन होता था, पूरा रसोई घर कार्बन से भर जाता था। पहले लकड़ी जलाते थे, आज भी ग्रामीण भारत में हमें देखने को मिलता है ये बात। तो वो जो पोल्यूशन होता था कार्बन की वजह से, तो वो जो पोल्यूशन होता है वो कम होना चाहिए। इसी बात के लिए
तब लोग तुलसी को प्रदक्षिणा करते थे। मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें, इन सभी का ध्यान रखा गया था उस वक्त। इसलिए तुलसी हमारे इंडियन विजन जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का, उसके लिए तुलसी फंडामेंटल, उसका मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर जैसा है, तुलसी पर ही सब निर्भर है। तुलसी तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन उसके बाद जब हम जो देसी प्रजाति के सभी वृक्ष देखते हैं, जैसे वर्ड हो गया, पीपल हो गया, ये सभी जो इनकी हम पूजा करते हैं, इनको माता मानते हैं, वृक्षों को हम देवता मानते हैं। ये क्यों मानते थे? क्योंकि जब विश्व पर्यावरण नहीं जानता था, तब हम पर्यावरण का संरक्षण जानते थे। ये बात हमें आज ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये जो यूनाइटेड नेशन है, उसकी एनवायरमेंटल काउंसिल है, ये सभी जो बातें हैं, ये एक ही ढिंडोरा पीटते ही कि पर्यावरण का अब संतुलन बना नहीं रहा, पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये जो बातें, ढिंडोरा पूरे विश्व के मंच पर पीटा जाता है हर बार। ये क्या सच है क्या? ये इंडियंस को सोचना चाहिए, हमारे भारतीयों को ये बात सोचनी चाहिए कि यार ये ढिंडोरा पीट रहे, और सभी सिटीज में भारत का ही इंडेक्स आ रहा है। इंडिया सबसे मतलब पॉपुलेशन में भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटीज़ इंडिया में है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है। ऐसे सभी इंडेक्स आते थे यूनाइटेड नेशंस के, और विश्व स्तर पर जितनी भी संस्थाएं उनके वही इंडेक्स आते हैं। तो इनको अगर देखा जाए तो भारतीयों को ये विचार करने की आवश्यकता है कि ये बातें सच है क्या। क्योंकि जब मैंने बताया कि विश्व जब पर्यावरण जानता नहीं था, तब हम पर्यावरण का संवर्धन जानते थे, पर्यावरण का संरक्षण जानते थे। ये तो कोई लोग प्रूफ मांगते हैं, तो ये प्रूफ भी हमारे पास सभी मौजूद है ना। क्योंकि हमारा जो ईशावास्य उपनिषद है, सबको पता होगा, पुराणों में ईशावास्य उपनिषद एक बहुत ही बड़ी बात है, जो जिसमें पर्यावरण के बारे में बहुत सारी नीतियां बनाई गई। जो हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये जो संस्कृत का जो श्लोक है, ये ईशावास्य उपनिषद से आता है कि पृथ्वी हमारी माता है। ये हम सिविलाइज कंट्रीज, हमारी जो वैदिक संस्कृति थी वो एक बड़ी सिविलाइज संस्कृति थी, तभी से ये बात वेदों में डाली गई है। इतना ही नहीं तो श्री सूक्त में भी कहा गया है कि धनम धान्यम पशु पक्षी बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम। ये जो बातें हैं, इसका आखिर एक मीनिंग क्या होता है? इसका संक्षिप्त रूप से एक मीनिंग क्या होता है? तो यही कि सभी हरा भरा होना चाहिए, हमारी माता, हमारी भारत माता समृद्ध होनी चाहिए। हमारे तिरंगे में भी जो लास्ट का कलर है, जो हरा है, वो समृद्धि का प्रतीक है। तो ये समृद्धि कैसी रहनी चाहिए? ये मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन होने के बाद ही समृद्धि मिली ऐसा नहीं है। उल्टा ग्रीन रिवॉल्यूशन के इंडिया पर जो परिणाम हुए वो थोड़ा हमने वेस्टर्न टाइप से किया, इसलिए उसके आज हम भुगत रहे वो परिणाम। लेकिन इसको अगर आगे पहले से ही देखा जाए, जो हमारा एंशिएंट कल्चर था, तो हमारे ट्राइबल्स जो थे उन्होंने एक अलग ही जमीन का संवर्धन करके रखा है। समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण संरक्षण का काम चल रहा था। ये कोई आज की बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, ये सब जानते हैं। उसके बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो पर्यावरण का अगर हमें इतिहास अगर देखा जाए, तो एक सिर्फ इतिहासों के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए, तो बस एक बात है, वैदिक कल्चर में तो पर्यावरण सबसे एक नंबर था। क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सभी समाज के सभी वर्गों में यज्ञों का काम चलता था। उस वक्त जो पोल्यूशन होता था सभी जगह, तो यज्ञ की वो जो मतलब क्या बोलते हैं हम, उसका जो यज्ञ करने के बाद वहाँ का जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो बहुत शुद्धिदायक होता है, मतलब स्फूर्तिदायक होता है, हमें बहुत एक एनर्जी मिल जाती है ना। तो उस वक्त के वो जो एक बार अगर साल में एक बार किसी गांव में यज्ञ किया हो, तो साल भर उनको चिंता नहीं रहती किसी भी बात। इतनी समृद्ध हमारी संस्कृति थी उस वक्त। उसके बाद अगर देखा जाए वैदिक काल के बाद, तो बहुत सारे आक्रमण हम पर हुए। तो उसी वक्त भी जो आक्रमणकारी भी थे, उन्होंने भी हमारी संस्कृति ने समरस कर लिया, यानी उनको भी पर्यावरण के संरक्षण के सभी जो टॉपिक थे वो उनको पहले से ही बता दिए थे। मतलब वो भी कुछ ऐसा पर्यावरण का डिस्ट्रक्शन नहीं करते थे। इसका भी का उदाहरण अगर ले, तो हमारे महाराष्ट्र के जो आराध्य सबसे मूल पुरुष जिन्हें कहा जाता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज, पूरे भारत के ही मूल पुरुष है वो। उनके अगर पर्यावरण नीति को देखा जाए, तो उनका जो अष्टप्रधान मंडल था, उनमें एक पर्यावरण का भी मिनिस्टर था। मतलब उस वक्त 1600 में शायद पर्यावरण के मिनिस्टर का चयन किया जाता था, वो भी
खुद किंग मतलब खुद राजा पर्यावरण मिनिस्टर का चयन किया करते थे। हमारे पर्यावरण मिनिस्टर उस वक्त उनको स्पेशल गाइडलाइन दी गई थी कि पर्यावरण का काम कैसे करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे किले बनाए, ये बात सभी लोग जानते हैं, पूरे भारत में वो जानते हैं, उन्हें मूल पुरुष कहा जाता है। वो किले उन्होंने खासकर उनकी विशेषता क्या थी कि जो किले शिवाजी महाराज ने बनाए वो पहाड़ों पर बनाए। पहाड़ अगर आया तो वहाँ पर नेचुरल कुछ चीज़ों से खेल हमें करना ही होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो आज्ञा पत्र दिया है उसकी ओरिजिनल प्रिंट अभी भी महाराष्ट्र के मुंबई में राजभवन जो है वहाँ पर उपलब्ध है। तो वहाँ पर लिखा गया था कि तुम्हें अगर कोई किला नया बनाना हो, अगर आपको कुछ किला बनाना हो तो वहाँ पर जो पेड़ है उनको काटना नहीं। अगर पेड़ काटकर किला बनाना हो तो वहाँ पर किले का वो जो अप्रूवल है वो नहीं दिया जाता था उस वक्त। वो जो अष्टप्रधान मंडल था मतलब कैबिनेट मिनिस्टर थे उस वक्त के, तो वो अप्रूवल नहीं देते थे। और अगर ज़रूरी हो मतलब राजगढ़ रायगढ़ जैसे कुछ किले हैं वहाँ पर पेड़ काटकर किले बनाए गए, लेकिन उनको एक पहले ही प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता था। वो है कि जितने पेड़ आप काट रहे हैं वो काटने से पहले उतने पेड़ आप लगाइए। ये प्रोटोकॉल मराठा हिस्ट्री जो है उसमें लिखा गया है, मराठाओं की जो बखर है उसमें ये सभी बातें लिखी गई है। तो ये छत्रपति भी इंडियन ही थे, सभी हम जानते हैं, सभी भारतीय थे। तो ये हमें उस वक्त पता था 1600 में छत्रपति शिवाजी महाराज पेड़ों के संरक्षण के लिए ये सब बातें करते थे। और 1800 में 1900 में जो क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसके बाद सब डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और उसके बाद सब आरोप भारत पर लगने लगे कि कुंभ मेला होता है तो नदियों को आप गंदा करते हैं, कुंभ मेले की वजह से आपकी नदियाँ खराब होती है, या फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो आप डेवलपिंग कंट्री है, आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इसलिए पूरा विश्व में आपका सबसे ज़्यादा हिस्सा है पर्यावरण के डिस्ट्रक्शन में। तो विश्व को ये बात हमने बहुत मतलब प्राउड से कहनी चाहिए कि जब आपको कुछ भी पता नहीं था तब हम पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे थे, हम वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे थे। वराहमिहिर नाम के बहुत बड़े मतलब संस्कृत के एक कवि भी थे और संस्कृत के शास्त्रज्ञ थे, वो साइंटिस्ट। उन्होंने जो बातें बताई उस वक्त, उन्होंने पृथ्वी का जल संरक्षण की पहली नीति बनाई। हमारे नासिक में, हमारे त्र्यंबकेश्वर में गौतम ऋषि थे, उन्होंने भागीरथी गंगा भागीरथी या फिर पृथ्वी पर लाने का पुराणों में ऐसा उल्लेख है। उन्होंने भी वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का अवलंबन किया था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा राइस का उत्पादन लिया जाता है, मतलब भात का उत्पादन लिया जाता है, लेकिन वो भी वाटर कंजर्वेशन तरीके से उत्पादन लिया जाए, इन बातों पर रिसर्च होता था। पूरे विश्व से यहाँ पर लोग सीखने के लिए आते थे, यहाँ के गुरुकुलों में, कि वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक कैसे की जाए। ये सभी बातों पर यहाँ पर अध्ययन होता था। इतनी सुंदर और इतनी सुशील हमारी संस्कृति थी पर्यावरण के विषय में से, वो तो सभी बात मतलब सभी विषयों में थी, लेकिन अगर पर्यावरण का खासकर विचार किया जाए तो इतना समृद्ध हमारा भारत था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद वेस्टर्न इंटरफेरेंस ज़्यादा होने के बाद ये बातें को पीछे डाला गया और डेवलपमेंट को हमने ज़्यादा स्थान दिया। तो पर्यावरण की नीति कैसी होनी चाहिए, तो भारत की दृष्टि से हमारी पर्यावरण की नीति जो है वो आखिर होनी कैसी चाहिए। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म नाम की एक थ्योरी है, जिसमें कहा गया है कि हमें पर्यावरण का शोषण नहीं, पर्यावरण का दोहन करना है। अब ये सभी बातें आप जो हिंदी भाषी के वो समझते होंगे। पर्यावरण का शोषण नहीं तो पर्यावरण का दोहन करना है। पर्यावरण का दोहन करना है, इसका मतलब आखिर क्या? दोहन का मतलब होता है कि हमें सब कुछ बैलेंस रखना है। कोई भी बातें, कुछ भी चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम पर्यावरण का कुछ कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसको भी कुछ लिमिट होना चाहिए, उसकी सीमा तय होनी चाहिए। न कि अब के जैसे जंगलों के जंगल मिटा देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जितना हम पर्यावरण से ले रहे हैं उतना हमें पर्यावरण को देना चाहिए। भारत के ग्रामीण भारत में एक छोटा सा एक उदाहरण मैं बताऊंगा। हमारे गांव में जो है, हमारा जो गांव है वो भारत के ग्रामीण भारत में आता है, मुल्लेर करके गांव है। वहाँ पे कुछ बातें बताई गई। मतलब मैं जब छोटा था तब हमारे मतलब वहाँ पर
गैया रहती है, सभी को पता होगा, गाय के बड़े बड़े वो हमारे में गोठा बोलते हैं, जहाँ पर गाय का निवास का स्थान होता है। तो वो जब सब लोग होते हैं, उनको अगर देखा जाए तो जब गाय बच्चे को जन्म देती है, उसी वक्त उसका जो पहला जो दूध निकलता है, मतलब उसको क्या कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में, उसको खरवस करके नाम है, वो जो दूध निकलता है भारत में, ग्रामीण भारत में, तो वो सभी को बांटना होता है। मतलब मैं अगर किसी कॉलोनी में रहता हूँ और मेरे यहाँ की जो गाय है उसने अगर बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद आने वाला जो दूध होता है वो हम सभी में बांटते हैं। तो बांटने के बाद जिस लोटी में हम वो दूध लेकर जाते हैं सामने वाले को, तो वो क्या करते हैं, वो लोटी में से दूध बस निकाल लेते हैं और वही की वही लोटी बिना धोने से, मतलब बिना वॉश किए, उसी में चावल या गेहूं भर के दे देते हैं। वो देने के बाद हमारे यहाँ क्या करते थे, मतलब मेरे घर की अगर गैया है, वो लोटी में मेरे सामने वाले जो नेबर्स है उनके पास गया और उनको वो दिया, तो वो निकाल लेते थे और वैसी की वैसी उसमें गेहूं डालकर मुझे वापस दे देते थे। तो मुझे क्या करना है, मुझे आकर फिर से वो मेरे गाय के सामने वो बात है, ये क्यों करना है, तो इसे कहते हैं पर्यावरण का दोहन। मतलब गाय अगर हमें दूध देती है, तो जो बातें हैं, गाय अगर हमें दूध देती है तो हमें भी उसके लिए वो गेहूं देने चाहिए। मतलब जो गाय का हिस्सा है वो गाय को मिलना चाहिए और जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। इस पर एक छोटा सा और एक उदाहरण है कि गाय के 4 थन होते हैं, हमें पता है, जो गाय के 4 थन होते हैं, तो उनमें से एक बड़ा सुंदर उदाहरण पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय उन्होंने दिया है एकात्म मानववाद, कि गाय के 4 थन होते हैं, उनमें से 2 थनों का दूध अगर मनुष्य ले और उर्वरित 2 थनों का दूध अगर हम उसके बछड़ों के लिए छोड़ दें, मतलब उसके जो गाय के जो बच्चे हैं उनके लिए छोड़ दें, तो ये बैलेंस होगा, अच्छी तरीके से बैलेंस होगा। लेकिन आज मनुष्य में स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि जो गाय के 4 ही थन है, उनका दूध मनुष्य बेचने के लिए उसका उपयोग करता है। खुद तो कुछ लेता नहीं, लेकिन बेचने के लिए उसका उपयोग होता है। ये सभी बातें होने की वजह से पर्यावरण का शोषण हो रहा है। तो हमें भारतीय दृष्टि से पर्यावरण का दोहन करना है। ये बातें आज के भारत के लिए बहुत ही जरूरी है और ये हमारे जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जो है, इनका ये जो इनिशिएटिव्स लेके आते हैं, इससे ये काम मतलब 100% पूरा हो सकता है। क्योंकि हमें बस ये बातें देखनी चाहिए कि हमें कुछ नया या फिर यूनाइटेड नेशन कोई बातों को कुछ पढ़ना है, हमें बस हमारे हिस्ट्री को फिर से एक बार देखना है, हमें पीछे देखना है कि पर्यावरण के बारे में हमारे पुरखों ने किया क्या है। तो 100% ये बात कह सकता हूँ कि विश्व में सबसे बड़ा कार्य भारत में पर्यावरण का हुआ है। ये बातें सभी हमारे पुराणों में, सभी जगह देखो ना, अब जब गणपति जी का उत्सव आता है तो हम उन्हें वो फूल चढ़ाने के बाद सभी बातें हमारे आचरण अपनाने की जरूरत है। आई एम सॉरी अगर डिस्टर्ब हुआ होगा आपको, क्योंकि नेटवर्क का इशू चल रहा है फिलहाल। वो जो पर्यावरण संरक्षण का मेन सर्वर है उस पर हमें सनातन आचरण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया है। अब देखो, गणपति जी है, उनका मूषक उनका वाहन है, हमारी दुर्गा जी है, वो जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उन सभी के संरक्षण के लिए है। हमारे जो महाकाल है, महादेव है, उनके पास भी सभी नेचर की सभी चीजें हमें देखने को मिलती है। क्योंकि इंडिया कोई एक डाइवर्सिफाइड मतलब एक ही संस्कृति की कंट्री नहीं है। यहाँ पर हर घड़ी में हर जगह एक अलग अलग चीजें बिठाई गई है। इतना विविधतापूर्ण भारत होने के कारण सभी जगह पर्यावरण का विविध तरीके से उन्होंने ध्यान रखा है। जो चिपकू मूवमेंट है, वो सभी को पता होगा, चिपकू आंदोलन जो हुआ था उस वक्त, वो पर्यावरण के लिए था। गुजरात में हमारे जो मिहिर भैया है, गुजरात से, कच्छ से,
गुजरात के जो वीर है उन्होंने पर्यावरण के लिए क्या क्या बातें की थी, ये सभी बातें हमारे सामने हैं। तो फिर भी हमें तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर हमें पर्यावरण का काम करना होगा। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जब ब्रिटिश भारत में आए थे तब अफ्रीका के एक साइंटिस्ट ने ऐसा बताया था कि सबसे पहले पर्यावरण पर हम काम कर रहे हैं। तो उसका पीएचडी का रिसर्च का विषय वो था, एंटनी कुछ नाम था उनका। तो उन्होंने उसी विषय पर पीएचडी का रिसर्च किया। उन्होंने ये बात कही तो हमारे भारत
हमारा हमारा मड होता है, बेसिकली जो सॉइल होती है, वो सभी बातों से, मड टेक्नोलॉजी सब मतलब जो मिट्टी होती है, मिट्टी से ही हमारा घर बने, क्योंकि वो जीवित, मिट्टी जो है वो लिविंग एंटिटी है, मतलब वो जीवित रहती है। कहाँ? अब ये सीमेंट जो है, सीमेंट हवा को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। तो हम अगर मिट्टी का घर बनाए, क्योंकि मिट्टी के घरों, अभी बहुत मड टेक्नोलॉजी नाम का एक अलग विषय आईआईटी में पढ़ने के लिए आया है कि मड टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग नेशंस। ये जो मड टेक्नोलॉजी की जो बातें हैं, ये जरूरी है, क्योंकि लिविंग एंटिटी में लिविंग बीइंग अगर रहे, ये बात बहुत ही अच्छी है और ये देश के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस पर आप सभी विचार करें। बाकी ये इकोब्रिक्स का आप सभी को पता ही है, इकोब्रिक्स का कैसे करना है। तो फिर से एक बार एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि ये इसमें इकोब्रिक्स में जो है हमारा गार्बेज है, हमने गार्बेज इसमें भरा है। ये देखो, एक गार्बेज से ये पूरी इकोब्रिक्स बनती है। इसके उपयोग क्या है ये सब सिखाए जाएंगे, लेकिन बहुत सारे उपयोग आप भी घर पर बनाइए। ये जो बिस्लरी की वेस्ट बॉटल है, ये बिस्लरी की वेस्ट बॉटल को इसमें गार्बेज पूरी तरह से भर के ये इकोब्रिक तैयार होती है पूरे। और ये इस इकोब्रिक को हम बहुत मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, कॉर्पोरेट कंपनियां, वो खरीदती भी है। और इसका हमारे कॉलेज में, हमारे घर में कुछ भी हम उपयोग कर सकते हैं। अब ये देखो, इस पर अगर मैं फ्लावर डालूं तो एक अच्छा फ्लावर पॉट भी हो सकता है। ये इकोब्रिक की कंसेप्ट है। और एक फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो अब रैपर है प्लास्टिक का, तो ये रैपर हम कभी भी, अभी एक रिसर्च ही किया था हमने, हमारे कॉलेज में से एक रिसर्च किया गया था। तो ये रैपर होता है, ऐसा ही दूध का रैपर होता है हमारे घर पर, या फिर अलग कुछ रैपर्स होते हैं। तो इन रैपर्स को काटते वक्त हम डायरेक्टली ऐसे सीधी तरह से कैंची से काट देते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है। ये डस्टबिन में जाता है, लेकिन ये जो बातें हैं ये मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी में मिलने के कारण इससे सॉइल पोल्यूशन होता है, मिट्टी का जो प्रदूषण होता है वो बातें होती है। तो दिन भर में हमारे भारत का एक सर्वे किया गया था, हमारे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के जो माननीय संयोजक है राष्ट्रीय, गोपाल जी आर्य, उन्होंने ये बात बताई थी कि ये जो रैपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, ये भारत में लगभग 3000 मेट्रिक टन हर रोज तैयार होते हैं। क्योंकि हमें चाय तो बहुत पसंद है, चाय के बिना हम भारतीय मतलब हम रह ही नहीं सकते। तो चाय के लिए दूध लगता है, और दूध के हम जो पैकेट्स होते हैं वो हम ऐसे कट करते। तो एक सिंपल सी बात है, ये ऐसे कट ना करते, हम ऐसे भी कट कर सकते हैं ना, बस ऐसे कट करके उसको ले सकते हैं हम। उसमें जो कुछ मटेरियल होगा वो निकाल कर ये ऐसे ही रह देना चाहिए। तो इसके साथ ये टुकड़ा जो है छोटा सा, ये भी डस्टबिन में चला जाएगा। मतलब इतनी छोटी सी बात है। मतलब मेरे को ये बात आपको सभी को बतानी है कि ये सब हम 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हम अगर उसकी शुरुआत करें छोटे छोटे बातों से, तो ये काम बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा ही हमारा पुरातन भारत, हमारा सनातन भारत जो था, उसमें यही बातें थी। क्योंकि हर आदमी सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाता था, हर औरत जो हमारी माताएं हैं वो तुलसी माँ को पानी डालती थी, या फिर पेड़ों की पूजा, खेती की पूजा, ये मिट्टी हमारी माँ है, ये सब हर एक भारतीय करता था ना। इसलिए हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ थी। आज हम कहीं तो स्वार्थी होने जा रहे हैं, मतलब जितना जल्दी काम हो सके उतना कर रहे हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ये इकोब्रिक का मॉडल है, मेरे जो रिलेटिव्स, या फिर चाहूंगा कि ये जो इकोब्रिक्स का जो मॉडल है ये आप सभी करें। एक वेस्ट जो बॉटल होती है, इसमें एक कचरा डालना होता है ऐसे, और उसको मतलब ऊपर से प्रेशर डाल के वो जितना अंदर जाए इतना हो सकता है। इसमें लगभग आधा किलो जितना वेस्ट एक ही बॉटल में बैठता है। मतलब ये पूरी रूम जो है, एक रूम का वेस्ट इसमें बैठता है। 1 महीना 3 दिन, मतलब पूरा 1 महीना, मतलब 33 डेज में ये इकोब्रिक्स फुल होती है। ये मेरी इकोब्रिक है, ये पूरी तरह से अभी हो गई है फुल। अब इसका मैं उपयोग करूंगा। ऐसी इकोब्रिक आप घर पर कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजों से होगा, क्योंकि पर्यावरण एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। ये बातें सही है, लेकिन हम
व्यक्तिगत तौर पर क्या क्या करते, इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। ये बातें हमें वहां पर ही सीखने को मिली। दिल्ली में जो पर्यावरण का जो संसद थी वहां पर ही सीखने को मिली। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। वहां पे सब सारे दोस्त सब जुड़े। वो बातें तो मैंने सभी बताई, लेकिन हमारा एक ही बात लास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि हमें सनातन आचरण की आवश्यकता है। हमें सनातन आचरण करना होगा, उसी से केवल भारतीय दृष्टि से पर्यावरण का रक्षण होगा और जो सस्टेनेबल रहेगा। हमें विकास सिर्फ आगे जाने के लिए नहीं चाहिए, हमारे भारत माँ को फिर से परम वैभव पर मतलब विश्व गुरु का स्थान दिलाना है। इसके लिए हमें पर्यावरण का रक्षण करना है और हम व्यक्ति से मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा। जैसे ये गार्बेज की मैंने बात की, इसी बातों से हमें ये बातें करना होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो ब्रिटिश हमारे यहाँ से तो चले गए, लेकिन वो एक उनकी गुलामी का एक बात यहाँ पर डाल गए, जो है विदेशी प्रजातियों के वृक्ष। हम जब भी लगाते हैं तब विदेशी प्रजाति को, गुलमोहर का जो प्लांट होता है वो एक सिंपल बात से वो चयन हम कर सकते हैं कि कौन सा वृक्ष विदेशी है और कौन सा वृक्ष देसी है। जिस वृक्ष पर पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाते वो वृक्ष विदेशी प्रजाति के होते हैं, और जिन वृक्ष पर पक्षी हमारा घोंसला बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, वो देसी प्रजाति के वृक्ष है। इतना सिंपल डिफरेंस है, इससे आपको पता चल सकता है कि क्यों देसी प्रजाति के वृक्ष हमें लगाने हैं। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और पर्यावरण का बहुत एक, क्योंकि आज अगर अगले 5 वर्षों में इंडिया पर्यावरण के बारे में, हमारा भारत से कुछ कदम नहीं उठे तो भविष्य में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि शहर ही शहर बैठे जा रहे हैं, ग्रामीण भारत भी शहरीकरण, वहां पर भी अर्बनाइजेशन हो ही रहा है। तो पर्यावरण का अगर हम दोहन करें तो इन सभी बातों को हम नकार कर एक संतुलित और अच्छा भारत का निर्माण कर सकते हैं, जो नया भारत होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी भी होगी, जिसमें इंडस्ट्रीज भी होगी और जिसमें शाश्वत सस्टेनेबल पर्यावरण भी होगा। ये सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे ऐसा मुझे लगता है। और इतनी देर तक आप रुके क्योंकि मुझे बताया गया था ये सब सिर्फ आधा घंटे का सेशन होगा, लेकिन फिर भी आप सभी लोग इतने पूरे भारत के सभी प्रांतों से, हमारे जो सभी फ्रेंड्स है, सभी लोग आप जुड़े, हमारे जो शिक्षकगण, सभी वरिष्ठगण, सभी आप इस सेशन से जुड़े, तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस यही बात मुझे आपको बतानी थी ये सेशन के द्वारा कि पर्यावरण पर हमें व्यक्तिगत तौर से काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग थे जो 11 बजे से राह देख रहे थे लाइव सेशन क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा, उन सभी की मैं फिर से आप सभी की क्षमा मांगना चाहूंगा, क्योंकि वो सर्वर प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम की वजह से चाहकर भी हम 11 बजे स्टार्ट नहीं कर पाए। हमारा सेशन लगभग 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ। उसके बारे में भी मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ और आपसे सभी से अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण का कार्य करें। अंत में मैं हमारे जो तुकाराम महाराज थे, आज ये जो बात है, आषाढ़ी एकादशी का दिन है आज, ये अच्छा बहुत ओकेजन है। हमारे जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जो थे, उन्होंने कहा था वृक्षवली आमा सोएरे वनचरे। मतलब ये सब जो एनवायरमेंट है, उसमें कोई भी हो, उसमें जल हो, जीवन हो, भूमि हो, गगन हो, सभी बातों को एकत्रित करके ये जो पर्यावरण है उसका, वो हमारे फ्रेंड्स है। मतलब वनचरे या फिर सोएरे, इसका ये मराठी शब्द है, इसका अंग्रेजी में उसका भाषांतरण अगर किया जाए तो उसको फ्रेंड्स ये शब्द निकलता है। मतलब ये सभी हमारे फ्रेंड्स है। तो इसी बात को आप सभी को ध्यान में रखना होगा और पर्यावरण का काम हमें जीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा। एक अंत में एक बस बात मैं कहना भूल गया था, वो बात मुझे, क्योंकि वो मुझे लगता है वो जरूरी है, क्योंकि सभी युवा वर्ग ज्वाइन है। हमारा जो कॉलेज है HPTRY के कॉलेज, उसमें जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ वहाँ का कैंटीन है। तो ये एक बात जो अपूर्वा जी है या फिर नेहा शर्मा जी है, या आप अपनी कैंपस में भी कर सकते हो ये, क्योंकि वहाँ से दिल्ली से आने के बाद मुझे ये कल्पना आई थी माइंड में कि ये जो इकोब्रिक्स का हमने किया है प्रोजेक्ट, हम इकोब्रिक जो बनाते हैं, ये अगर हम हमारे कॉलेज में लगाए, मतलब कॉलेज में उसका अच्छी तरह से कैंपेन करें कि इकोब्रिक्स बनाओ। जो FY के स्टूडेंट्स होते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं, पर्यावरण में इंटरेस्टेड बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अगर हम बताएं कि कुछ अच्छी तरह से
ये इकोब्रिक्स को आप बनाओ और कैंटीन में अगर उसका कलेक्शन किया जाए तो कैसा रहेगा, इस बात पर आप सभी विचार करें। क्योंकि हमारे कॉलेज में हमने एक मॉडल किया है, वो लगभग इस महीने में स्टार्ट हो जाएगा। अभी 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, शायद उसी दिन से वो स्टार्ट होगा। कैंटीन वालों से हम बात कर सकते हैं हमारे प्रिंसिपल के जरिए और उन्हें बता सकते हैं कि आप इकोब्रिक्स को सिर्फ कलेक्शन कीजिए, क्योंकि कैंटीन में हमारे किसी भी कॉलेज का हर एक स्टूडेंट्स कैंटीन को तो जाता ही है, कैंटीन में जाता है कुछ खाने के लिए। तो उनका वहां पर जाने का भी अगर उपयोग किया जाए पर्यावरण की दृष्टि से, कि आप इकोब्रिक्स को बनाकर लाइए, एक महीने में अगर 2 लाए तो वो लाइए, आपको एक इकोब्रिक्स की एक चाय मिलेगी, ऐसा फ्रीली मिलेगी वो चाय। और आपका सब रजिस्ट्रेशन वहां पर किया जाएगा, आपका नाम आपका नंबर सब लिखा जाएगा और आपने कितनी इकोब्रिक्स दी है वो वहां पर उसके सभी डिटेल्स ले लेने चाहिए। और ये इकोब्रिक्स का कलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि मुंबई की एक कंपनी है वो इकोब्रिक्स अब खरीदती है। मतलब एक इकोब्रिक्स लगभग 15 या 16 रुपए में जाती है, ऐसी एक इकोब्रिक 15 रुपए में जाती है। और उसकी बहुत अच्छी तरह से कुछ बैग्स बनाते हैं, स्कूल बैग्स बनाते हैं, या फिर हमें हमारी जो वो जो बेडशीट्स होते हैं वो भी इकोब्रिक्स के बनाते हैं। मतलब वेस्ट का रिसाइकल करके ये सब चीजें बनती है। अगर बड़े पैमाने पर 100-150 इकोब्रिक्स हम कर सकते हैं, ये जो बातें हैं ये अगर हम कॉलेज में करें तो एक अच्छा मतलब एक माहौल तैयार हो सकता है पर्यावरण की दृष्टि से, और हमें हमारा काम भी जो गतिविधि का उद्देश्य है वो फास्टेस्ट तरीके से आगे जा सकता है। हमारे कॉलेज में ऐसा हमने किया है, कैंटीन वाले से बात की है, एक इकोब्रिक देने से उसको एक चाय फ्रीली मिलती है, या फिर 15 रुपए तक अगर 2 इकोब्रिक्स दे तो 15 रुपए तक कुछ भी मिल सकता है, चाहे वो पकौड़ा हो समोसा हो कुछ भी दिया जाए। ऐसा सिंपल आइडिया है, मतलब ये बहुत कुछ एक इनक्रेडिबल सोच है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर हो जाए कि छोटे तरीके से इसके बारे में भी कदम उठाया जाए तो पूरे सिटी का नहीं लेकिन कुछ तो कचरा मतलब जो होता है गार्बेज वो हम इकट्ठा कर सकते हैं और उसका फिर से रिसाइकल हम कर सकते हैं। या फिर जो यमन पे हमारी होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्युनिसिपैलिटीज होती है, उनसे या फिर गाँव में ग्राम सभाएं जो ग्राम पंचायतें होती है उनसे भी कांटेक्ट करके इकोब्रिक का कलेक्शन हम कर सकते हैं। इससे बड़े पैमाने पर वेस्ट कलेक्ट होता है, ये मेरा निजी अनुभव है, हमने ये किया है। और एक बात बताने को बोला था मुझे पीएचडी से कि आप फिलहाल क्या कर रहे हो पर्यावरण के वर्क में, वो भी सभी को बताना। तो मैं बताना चाहूंगा कि वृक्षवल्ली फाउंडेशन है, मुल्लेर किला संवर्धन है, ये जो 2-3 एनजीओज है ये हम ही चलाते हैं, हमारे दोस्त है सभी, इनके द्वारा हम पर्यावरण का काम कर रहे हैं। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी को पता होगा एबीवीपी, उसके जरिए एक बहुत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, लगभग 1 कोटि वृक्ष वो लगा रहे हैं इसी महीने। तो वो कैंपेन हर पूरे भारत के कोने कोने में, अंडमान निकोबार से कश्मीर तक सभी जगह वो लगा रहे हैं। तो उस कैंपेन में भी आप अच्छी तरह से सहभाग ले और उनका सर्टिफिकेट भी आपको मिल सकता है। ये भी आप अगर अच्छे से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट इस फोरम के जरिए ये सब अभियान चला रहा है। देसी प्रजाति के मेडिसिनल प्लांटों का रोपण वहां पर करने वाले हैं, वृक्षारोपण करने वाले। तो इसमें भी आप सभी सहयोग करें, ऐसा काम चल ही रहा है। फिलहाल पढ़ाई भी चल रही है, मैं टीवाई में पढ़ रहा हूँ, एचपीटी आर्ट्स एंड आरवाई के साइंस कॉलेज में, और पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन बातों में मेरी ज्यादा रुचि है एक्चुअली। तो ये पॉलिसी मेकिंग का जो सब्जेक्ट है, इसीलिए पर्यावरण पर पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण रहा तो हम रहेंगे और हम रहे तो ये देश आगे जा सकता है। इन सभी बातें इंटरलिंक है। तो भारतीय दृष्टि से पर्यावरण का विचार करें और बहुत ज्यादा पैमाने पर पर्यावरण के रक्षण के बारे में आप अपना सहभाग जताएं। इतने बात कहकर मैं ये सेशन फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद करके एंड करता हूँ। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अगले शायद अभी हुआ है 1 बज गया है, लगभग 5 बजे मैं सेशन एंड करूंगा। 1:05 तक आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप जरूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। फिर से मुझे बहुत ऐसा खुद से गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि सभी को बता कर रखा था ऐसा सेशन होने जा रहा है और सेशन लगभग 1 घंटा देर से स्टार्ट हुआ। उस बात से फिर से मैं आप सभी की क्षमा चाहता हूँ।
आपके कोई क्वेश्चंस हो, अपूर्वा जी, नेहा जी, श्लोक भैया, आप सभी के कुछ एनवायरमेंट के बारे में या फिर कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल सकते हैं। पर्यावरण का काम ये कोई मतलब किसी से जुड़ा रहना यही बात नहीं होती। पर्यावरण हम सबका है, इसलिए हमारा ईशावास्य उपनिषद का श्लोक में फिर से दोहराना चाहूंगा कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये हमें तब से सिखाया गया है, ये हमारे रोगों रोगों में। इसलिए किसी एनजीओ से जुड़ना या तभी हम काम कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं। हम व्यक्तिगत तौर से हमारे घर से हरित घर की जो संकल्पना है उससे भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर कोई पर्यावरण पर अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो मैं कुछ बातें, कुछ बुक्स है मेरे पास, वो जरूर आपको सजेस्ट करूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं। शायद पर्यावरण पर ये जो बुक है ये सभी को नजर आ रही होगी, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है। निसर्गायन करके बुक है, इसमें पर्यावरण और भारतीय दृष्टि इन सभी चीजों को इस बुक में दिया गया है। एक निसर्गायन करके एक बुक है, इस बुक को जरूर आप सब पढ़े। और हमारे पीएचडी के जो कुछ बुक्स है उसको भी सब पढ़े। भारतीय दृष्टि से पर्यावरण, इस चीज की भी कुछ दुबे जी करके है, वो उनकी मैं ये इसी पेज पर वो बुक्स की लिस्ट डालने को बोलूंगा। वो बुक जरूर पढ़े, उससे आपको पर्यावरण रक्षण का महत्व और भारत कहाँ था पर्यावरण की दृष्टि में ये बातें पता चलेगी। बस एक ही मुझे बताना है कि ये जो लगाए जाते हैं हमारे पर आरोप कि आप पोल्यूटेड सिटीज है, आपकी दिल्ली में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, ये बात को नकारा नहीं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग किसने की है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही इसकी स्टार्टिंग हुई। हम तो पहले से ही पर्यावरण के रक्षक है, पर्यावरण के प्रहरी है। इसी बात का आज भी अगर ध्यान हम रखें, पर्यावरण के प्रहरी बने, तो निश्चित तौर पर हमारा भारत फिर से पर्यावरण से समृद्ध होगा और हमारी जो माता है वो फिर से हरी भरी, श्री सूक्तम में जो कहा गया है धनम धान्यम पशु पक्षी, ऐसा सभी वर्गों से, सभी बातों से पूरी 360 डिग्री से हमारी माता समृद्ध बन सकती है और सब हरा भरा हमारा इंडिया हो सकता है। और वो जो हरित हमारा जंगल है वो कायम तौर पर, शाश्वत तौर पर टिका रह सकता है। ठीक है, अब लगभग सेशन में एंड करने का वक्त हो गया है। सभी से फिर से एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने कमेंट किए और जो मुझे प्रोत्साहन दिया इस सेशन के लिए, उस बारे में भी मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर से एक बार आपको आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं और वर्षा ऋतु की जो पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। इतना कहकर मैं सेशन एंड करता हूँ। भारत माता की जय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद।